दोस्तों, मेरा नाम है विजयराज चौहान और मैं आपसे रूबरू हूँ भारत-पाकिस्तान की सीमा पर बसे एक छोटे से खूबसूरत शहर गंगानगर, राजस्थान से। अपने इस चैनल पर मैं आप सबका स्वागत करता हूँ। यहाँ पर आप मेरे लिखे नाटक, उपन्यास और कहानियाँ मेरी आवाज़ में सुन सकते हैं। दोस्तों, चलिए शुरू करते हैं आज के उपन्यास को। लारा अपने इन भौतिक अनुभवों को ऐश्वर्या के सामने परोस रही थी कि अचानक उसके सेलुलर की घंटी बज उठी। उसने पास रखे फोन को उठाया और ऑन करते हुए सुना। फोन पर पाटिल साहब बोल रहे थे। बोले, मंत्री जी आपको डिनर पर बुला रहे हैं। नारायण की इच्छा तो सुनिए, लेकिन बोली, सर जी अब मैं डिनर पर जाने के 2 गुने पैसे लेती हूँ, आप उन्हें बता दो पहले। अरे वो तो मैंने उन्हें पहले ही बोल दिया था, वे तुम्हें मुंह मांगी कीमत देने के लिए तैयार हैं, केवल तुम्हारे हाँ कहने की देर है। वकील साहब ने कुछ चापलूसी की आवाज में कहा, तो ठीक है, आप उन्हें आज 10 बजे के बाद का समय दे देना, अभी तो मैं बिजी हूँ। ठीक है, मैं कह दूंगा, पाटिल साहब ने संतोष की सांस लेते हुए कहा। फिर थोड़ा रुककर बोले, लारा ऐश्वर्या कहाँ है? जी यही है। उससे कहना मन छोटा न करे, इस बार नहीं तो अगली बार सही। ऐसा कौन सा कुंभ का मेला है जो 12 साल में आएगा? केवल 1 साल का तो इंतजार है। यदि हो सके तो उसे एक बार मेरे पास भेजना, मैं उसे समझाऊंगा। पाटिल साहब ने अपनी गिदड़गी हमदर्दी में कहा। लारा ने पाटिल साहब की इच्छा सुनी तो तुरंत ऐश्वर्या से मशवरा किया। ऐश्वर्या ने कहा कि अभी नहीं, फिर किसी दिन जाऊंगी। लारा ने तुरंत ऐश्वर्या की राय तो पाटिल साहब को बताया। इतना कहकर उन्होंने फोन रख दिया। लारा ने भी फोन ऑफ किया और अलग रख दिया। फोन रखकर उसने घड़ी की तरफ देखा तो 8 बजने को जा रहे थे। ऐश्वर्या के साथ बातों में कब इतना समय बीता उसे पता ही न चला। मैं जल्दी से उठी और दूसरे कमरे में जाकर जाने के लिए तैयार होने लगी। काफी देर हो गई थी। तैयार होकर लारा ऐश्वर्या के पास आई। उसने देखा कि ऐश्वर्या अब भी उसी मुद्रा में बैठी है, लेकिन अब उसकी आंखों में आंसू न थे। मुंह पर भी काफी ताजगी सी दिखाई दे रही थी। उसने जल्दी से अपना पर्स उठाया और ऐश्वर्या से गुड बाय कहती हुई चली गई। निराशा के अंधकार से घिरे जीव को दूसरों के हाथ से दिखाए गए दीपक की लौ भी सूर्य के जीवनदायी उजाले के समान दिखाई देती है, और वह उस प्रचंड अंधकार से छुटकारा पाने के लिए बिना सोचे समझे उस जलती लौ को जीवन का उजाला समझकर उसकी तरफ दौड़ पड़ता है। उसे इस बात का जरा भी एहसास नहीं होता कि यदि वो उस जलती लौ के पास गया तो जलकर राख हो जाएगा। इस समय ऐश्वर्या की हालत भी कुछ इसी प्रकार के जीव के समान हो गई थी। वह घर से जिस कार्य में सफलता पाने के लिए आई थी, जब से उसे उस कार्य में सफलता नहीं मिली तो उसका जीवन निराशा से भर गया।
और इस निराशा में जो मार्ग उसे लारा ने दिखाया वही उसे सतमार्ग दिखाई दिया। वह बेड से उठी और अलमारी के पास पहुंची। उसने धीरे से अलमारी खोली और अपने निराश कांपते हाथों से उसने क्राउन को छूकर देखा। उसने क्राउन को धीरे से उठाया और लेकर दर्पण के सामने पहुंची। फिर उसने अपने उत्साहित हाथों से मिस इंडिया के उस क्राउन को अपने सिर पर पहना और अपने आप को दर्पण में निहारने लगी। इस समय उसके मन में उथल-पुथल मची हुई थी, जिसके भाव इस समय उसके मुखमंडल पर अनायास ही प्रत्यक्ष हो रहे थे। वह काफी देर तक दर्पण के सामने खड़ी अपने मुखड़े को सिर पर रखे क्राउन को निहारती रही और मन में इस तरह के ख्याल लाती रही। आखिर जब उसे अपने मन में पुरते पुरते काफी देर हो गई तो अचानक ही मुख पर दृढ़ता भाव लाते हुए दर्पण के सामने सीना तान के खड़ी हो गई। उसके दृढ़ और गंभीर मुखमंडल को देखकर ऐसा लगा मानो उसने अपने मन में कोई भीष्म प्रतिज्ञा जैसा दृढ़ संकल्प उठा लिया हो और वह कह रही हो कि चाहे जो हो, मिस इंडिया का ताज तो मैं पहनकर ही रहूंगी। अपनी इन्हीं लाइनों के साथ ही आज के प्रोग्राम को यहीं पे विराम देते हैं।